जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक कैरियोकाइनेसिस और आज के टॉपिक में हम कैरियोकाइनेसिस के डिफरेंट फेजेस की बात करेंगे, स्ट्रक्चरली भी उनको समझने की कोशिश करेंगे। वी गोना टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट फेज, प्रोफेज, उसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं। प्रोफेज के बाद वी गोना मूव टुवर्ड्स द मेटाफेज, मेटाफेज प्लेट किस तरह से बनती है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनाफेज और टीलोफेज में क्या फर्क है। आखिरी दो फेजेस हैं जी ये कैरियोकाइनेसिस के, वी गोना टॉक अबाउट देम एज वेल इन दिस लेक्चर। देखिए आज भी बात स्टार्ट होगी वहीं से जहां पर हमने कल की थी एंड। आई होप आपको याद होगा इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये इमेज दिखाया था और मैंने आपको कहा था जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो हम इसी इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरियोकाइनेसिस को समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट फॉर यू पीपल्स रिमेंबरेंस, कैरियोकाइनेसिस होता है मेरा बेटा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस की जो डिवीजन है उसको हम बोलते हैं जी कैरियोकाइनेसिस। और हमने लास्ट लेक्चर में ये तय कर लिया था, अंडरस्टैंड कर लिया था, समझ लिया था कि कैरियोकाइनेसिस के 4 फर्दर फेजेस हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ देम इज मेरा बेटा प्रोफेज। नाउ दिस इज द फर्स्ट फेज। द सेकेंड फेज इज मेटाफेज। थर्ड वन वी से जी इज एनाफेज। एंड फोर्थ वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टीलोफेज। हमने आज के लेक्चर में इन चारों फेजेस की मेरा बेटा इन डिटेल कॉन्वर्सेशन करनी है, इन डिटेल बात करनी है। देखिए आज हम करने क्या वाले हैं, फिर मैं चाहूंगा आप इस इमेज पे गौर करें। हम ये जो हमारा पहला इमेज है यहां से स्टार्ट करेंगे। ये बुनियादी तौर पर इंटरफेस का इमेज है। जब इंटरफेस चल रहा होता है ना, जो कि हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, G1 एस फेज और G2 फेज, की मौजूद होती है। अच्छा, जब ये माइटोटिक फेज स्टार्ट होता है, मेरा ख्याल है हम बहुत बात कर चुके हैं कि माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होती है तो एट द स्टार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस सेल होता है इस तरह का। बेटा हमने आज के लेक्चर के एंड पे जब हमारी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी तो हमने सेल को लाना है यहां पर इन द 7th इमेज। सेल 7th इमेज में जैसे कि आपको नजर आ रहा है 2 न्यूक्लियाई हैं। तो हमने आज ये कोशिश करनी है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस कैसे बनते हैं। चलिए पहले फेज प्रोफेज से करते हैं स्टार्ट, और मैं ये कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में हम डायग्रामेटिकली भी चीजें सीख लें, ताकि जब आपको सवाल आए इन द एग्जाम्स तो जो डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज हो वो भी बेटा आप बना सकें। डायग्राम बनानी जरूरी है, लाजमी है, इसके बगैर पूरे नंबर नहीं आएंगे। सो आइए जरा साथ साथ हम डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ इन चारों फेजेस में होने वाली चेंजेस को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे। सो वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहां से करेंगे जी हम स्टार्ट। ये हमने बनाया अपना एक सेल। सेल के अंदर बेटा ये हमने बनाया न्यूक्लियस। बहुत आसान सी, बहुत सिंपल सी चीजें। सेल के अंदर भाई ये हमने बना दिया अपना डीएनए के कुछ थ्रेड्स, और यहां पर हमें एक न्यूक्लियोलस भी बनाना है, जो आपको पता है कि एक डार्करली स्टेन्ड एरिया होता है। मैं इसको ऑलमोस्ट सेंटर में बना देता हूं, और यहां बाहर जो साइटोप्लाज्म है यहां पर हमें 2 सेंट्रियोल बनाने हैं। एक सेंट्रियोल मैंने यहां बना दिया और एक सेंट्रियोल मैंने बना दिया यहां पर मेरा बेटा। अच्छा, यहां पर एक चीज समझिए कि ये एक एक सेंट्रियोल नहीं है, ये 2-2 सेंट्रियोल है। यानी ये भी 2 सेंट्रियोल है, ये भी 2 सेंट्रियोल है। आमतौर पर ना सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, बट जब प्रोफेज स्टार्ट होता है ना तो प्रोफेज के स्टार्ट पे 2 सेंट्रियोल अपने आप को डिवाइड करके बना लेते हैं 4 सेंट्रियोल। उनमें से 2 सेंट्रियोल इधर होते हैं और 2 सेंट्रियोल होते हैं इधर। अब इन 2 सेंट्रियोल्स को हम मेरा बेटा कहते हैं सेंट्रोसोम। शाबाश जी, ये आपने याद रखना है। सेंट्रियोल्स का जो एक कपल है, सेंट्रियोल्स का जो पेयर है, उसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। नाउ दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन, यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। यहां पर हमारा प्रोफेज हो रहा है स्टार्ट बेटा। अब जब प्रोफेज स्टार्ट हो रहा है तो प्रोफेज स्टार्ट में आपको कुछ टर्म समझने की जरूरत है, और उन टर्म्स में से पहली टर्म तो यही है जो मैंने लिखी कि सेंट्रोसोम क्या होता है। आई होप यू पीपल गेट दिस नाउ, कि
सेंट्रियोल्स के पेयर्स को सेंट्रोसोम कहते हैं। आपको लेक्चर्स के साथ जो हेल्पिंग मटेरियल मिलेगा उसमें ये सारी टर्म्स मेंशन होंगी, सो यू पीपल डोंट नीड टू वरी अबाउट देयर डेफिनेशंस, राइट। सबसे पहली चीज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बाद बेटा आपको अंडरस्टैंड करना है एक वर्ड, क्रोमाटिन मटेरियल या क्रोमाटिन। देखिए आमतौर पे सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो उसका डीएनए मौजूद होता है ना, वो ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। ये जो मैंने धागे से बनाए हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को, इन धागों को मेरा बेटा हम कहते हैं क्रोमाटिन मटेरियल। इनको क्रोमाटिन भी बोलते हैं, क्रोमाटिन मटेरियल भी बोलते हैं। ये क्रोमाटिन मटेरियल जो है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, इसमें डीएनए भी होता है और इनमें प्रोटीन्स भी होती हैं। तो ये जो आपको थ्रेड्स नजर आ रहे हैं इसमें दोनों चीजें हैं, डीएनए भी है और प्रोटीन्स भी हैं। अगली टर्म जो बेटा आपको समझनी है वो है क्रोमोसोम्स की। ओके, अब जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैं साथ प्रोसेस स्टार्ट कर भी देता हूं। अब जब प्रोसेस स्टार्ट होता है बेटा तो होता ये है कि आपका ये जो सेल है, आपका ये जो ओवरऑल सेल वाली स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियां होना स्टार्ट हो जाती हैं बेटा। कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। उन तब्दीलियों में से एक तब्दीली ये है कि ये जो क्रोमाटिन मटेरियल मौजूद होता है ये कंडेंस होके, इकट्ठा होके कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देता है। ऐसे करके हम अभी 4 बना रहे हैं क्रोमोसोम्स। मैंने जानबूझ के पर्पसली 4 क्रोमोसोम बनाए हैं और हमने इन 4 क्रोमोसोम्स को ही आगे लेके चलना है, ठीक है। आप 2 भी बना सकते हैं, 2 से भी ये पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 4 से भी पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं, ठीक है। पहले अभी मैं क्रोमोसोम की बात कर लूं, फिर 2-4 की कहानी भी आपको समझा देता हूं। ओके बेटा, सो अब देखिए यहां पर हुआ क्या है, ये छोटे छोटे थ्रेड्स मिले हैं और इन्होंने मिलके एक बड़ी स्ट्रक्चर बना दी है। इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन मटेरियल आपस में मिलता है और उसके मिलने से क्रोमोसोम बन जाता है। आप ऐसे समझिए कि ये क्रोमाटिन मटेरियल छोटे छोटे बारीक बारीक धागे हैं, बारीक बारीक थ्रेड्स हैं। व्हेन दे कंबाइन एंड कंडेंस एंड फ्यूज, तो इसकी वजह से जो बड़ी स्ट्रक्चर बनती है उसको बेटा कहते हैं क्रोमोसोम, राइट। अगली बात सुनिए जरा, एक और टर्म है जिसको हम बेटा कहते हैं काइनेटोकोर। नाउ व्हाट इज दिस, आए जरा बात करते हैं इसके बारे में। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा यहां पर। देखिए आपका क्रोमोसोम कुछ इस तरह का होता है, राइट। इस क्रोमोसोम के सेंटर में दोनों साइडों पे एक प्रोटीन मौजूद होती है, इधर भी और इधर भी। इस प्रोटीन को कहते हैं काइनेटोकोर। नाउ दिस इज द प्रोटीन जो क्रोमोसोम्स को हेल्प करती है स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होने में। काइनेटोकोर इज द प्रोटीन दैट हेल्प्स द क्रोमोसोम्स अटैच विद द स्पिंडल फाइबर्स। कैसे अटैच होंगे मैं अभी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अगली टर्म जो आपने समझनी है बेटा वो है सेंट्रोमेयर की टर्म। सेंट्रोमेयर, देखिए एक और कॉन्सेप्ट समझिए। इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। शाबाश जी, इसको कहते हैं बेटा क्रोमोसोम, ठीक है। बट इस क्रोमोसोम में 2 चीजें होती हैं, इसके 2 बाजू हैं। एक इसका हिस्सा ये है, एक इसका हिस्सा ये है। तो इन हिस्सों को, इन पार्ट्स को हम एक नाम देते हैं, हम कहते हैं बेटा ये हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। दे आर सिस्टर क्रोमाटिड्स। क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड्स, क्रोमोसोम्स के क्रोमाटिड्स। एग्री? चले आगे जी। सो ये हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब आप गौर करें, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स यहां से दरमियान से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नाउ द पॉइंट थ्रू विच दीज सिस्टर क्रोमाटिड्स आर कनेक्टेड, आर अटैच्ड विद ईच अदर, उस पॉइंट को बेटा हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर जी, लो मेरा बेटा, ये भी टर्म क्लियर हो गई। अब इन टर्म्स को समझने के बाद हम अपना प्रोफेस स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा भाई। सबसे पहला काम जो प्रोफेस में होता है वो क्रोमाटिन मटेरियल का कंडेंस होके क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन है। सो वी कैन राइट, अभी हमने ये कुछ टर्म्स अंडरस्टैंड की हैं, अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है प्रोसेस के बारे में। अभी मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताने लगा हूं कि जो मेटाफेज है उसमें होता क्या। सबसे पहली बात जो होती है मेरा बेटा वो है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। सबसे पहले
I'm gonna write CHR क्रोमोसोम्स। सबसे पहले प्रोफेज के दौरान ये क्रोमाटिन जो है छोटे धागे मिलते हैं, कंडेंस करके बड़े धागे बना देते हैं जिनको कहते हैं क्रोमोसोम्स। दूसरी बात सुनिए, दूसरी चेंज ये होती है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो दीवार है, ये खत्म होना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, शाबाश मेरा बेटा, डिसअपीयर्स, ये खत्म होना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर्स, न्यूक्लियोलस भी खत्म हो जाता है। लें जी, अभी फिर ये चीजें यहां बना ले। एक चीज मैंने आपको बनवा दी है, क्रोमोसोम्स मैंने बना दिए। दूसरा काम करते हैं, ये देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप इस तरह से खत्म होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज देखिए, मैंने न्यूक्लियोलस यहां बनाया, यहां नहीं बनाया, इसका मतलब है न्यूक्लियोलस भी खत्म हो गया। आइए चौथा चेंज स्टडी करते हैं। चौथा चेंज ये होता है कि सेंट्रोसोम्स मेक स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रोसोम्स मेक स्पिंडल्स। सेंट्रोसोम्स जो है ना, ये सेंट्रोसोम जो सेंट्रियोल के पेयर हैं, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, सेंट्रोसोम इज एक्चुअली अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रोसोम्स जो सेंट्रियोल्स के पेयर हैं, ये मेरा बेटा स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। आओ जरा देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये हमारा एक सेंट्रोसोम, ये हमारा दूसरा सेंट्रोसोम मेरा बेटा, इसमें से कुछ धागानुमा स्ट्रक्चर्स निकलना शुरू हो जाती हैं ऐसे करके, और यहां से भी कुछ धागानुमा स्ट्रक्चर्स निकलना शुरू हो जाती हैं बेटा ऐसे करके। इनको कहते हैं स्पिंडल्स, शाबाश, इनको कहते हैं मेरा बेटा स्पिंडल्स। ठीक है, अब यहां पर एक दो और टर्म्स हैं जो आपको समझनी है, प्रोफेज के ही हवाले से हैं। उनमें से एक टर्म है बेटा स्पिंडल की, और दूसरी टर्म है माइटोटिक स्पिंडल की। ये भी आपको पता होनी चाहिए जी कि इनका क्या मतलब है। सुनिए जरा, ये दोनों टर्म्स हमारे स्पिंडल्स और माइटोटिक स्पिंडल। देखो, अगर इन सेंट्रोसोम से निकलने वाले एक धागे की बात करें तो उसको हम बेटा कहेंगे स्पिंडल। नाउ दिस स्पिंडल इज वन धागा, दिस स्पिंडल इज वन धागा। अगर इन सारे स्पिंडल्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ऑल द स्पिंडल फाइबर्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल, फिर हम बोलेंगे माइटोटिक स्पिंडल। शाबाश बेटा, क्या बोलेंगे? माइटोटिक स्पिंडल। दिस लेक्चर इज गोना बी अ बिट लेंथियर बिकॉज द टॉपिक इज लेंथियर एंड इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा। आई नीड योर फोकस। अपने कमेंट्स में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा, ये जरूर बताइएगा कि सर हम फोकस है ड्यूरिंग द क्लास। वापस आ जाइए। ओके बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज। देखिए, मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई, कुछ प्रोसेसेस बताइए कि प्रोफेज में क्या क्या होता है। अभी भी बेटा देखो, हमारा प्रोफेज ही चल रहा है। I'm again gonna write here that this is also प्रोफेज। भाई मैं तीसरी डायग्राम, तीसरी स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं, अभी भी हमारा प्रोफेज ही चल रहा है बेटा। ठीक है, इस स्टेप में हम अपने प्रोफेज को कंप्लीटली वाइप आउट करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेंगे। लें जी, यहां पर भी प्रोफेज चल रहा है। अब यहां पर प्रोफेज का पीक आ जाएगा। देखिए, ये क्रोमोसोम बन गए, 4 हमने बना दिए, ये 4 क्रोमोसोम बन गए बेटा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई, कंप्लीटली खत्म हो गई। एक काम और हुआ, यहां पर और यहां पर जो सेंट्रोसोम मौजूद हैं, उनके स्पिंडल्स काफी ज्यादा ग्रो कर गए हैं, उनके स्पिंडल्स काफी ज्यादा ग्रो कर गए हैं। ठीक हो गया, तो यहां पर आके आपका जो प्रोफेज है मेरा बेटा, वो कंप्लीट हो जाता है। प्रोफेज के बाद दूसरा फेज है मेटाफेज का। बट इससे भी पहले एक बात करते हैं, और वो बात हम करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स से रिलेटेड। देखिए, आपको याद होगा एनिमल और प्लांट सेल में फर्क होता है, और वो फर्क होता है उसके साइटोप्लाज्म में मौजूद वैक्यूल का। ठीक है, प्लांट के अंदर वैक्यूल मेनली मौजूद होता है, सेंटर में। एनिमल में ऐसा नहीं होता। अच्छा, वो जो प्लांट के अंदर वैक्यूल मौजूद है ना, वो वैक्यूल होता है सेंटर में। तो उसके सेंटर में होने की वजह से प्लांट्स के अंदर प्रोफेज का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और एनिमल्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 2 चीजें हैं जिनकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स का प्रोफेज जो है डिफरेंट है। आइए जरा समझ लें वो भी जरा। देखो, एक तो प्लांट में मौजूद होता है वैक्यूल,
सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है ना, तो उसके वजह से जो न्यूक्लियस है प्लांट का वो थोड़ा सा साइड पे हो जाता है। हम अभी जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो एनिमल वाला कर रहे हैं, इसलिए आपको प्लांट का साइड बाय साइड पता होना चाहिए। हम जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनिमल का। अब प्लांट के प्रोसेस में थोड़ा सा प्रोसेस का डिफरेंस ये है कि उनके अंदर क्योंकि सेंटर में एक वैक्यूल मौजूद होता है, लिहाजा उनका न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड पे हो जाता है और स्पिंडल फाइबर भी साइड पे हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस प्लांट एनिमल्स का बेटा ये है कि देखो एनिमल्स के अंदर ये जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं ना, शाबाश, एनिमल्स के अंदर जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो बनते हैं सेंट्रियोल से। कहां से बन रहे हैं? सेंट्रियोल से। बट इफ यू पीपल रिमेंबर करेक्टली, प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स तो होते ही नहीं है, राइट? प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। सो अब सवाल यह कि प्लांट के अंदर स्पिंडल कहां से बनेंगे? बेटा प्लांट के अंदर जो स्पिंडल्स है ना वो बनते हैं गोल्जी से। जो गोल्जी अपरेटस है ना प्लांट्स के अंदर, वो बनाता है स्पिंडल फाइबर्स। सो एनिमल्स में स्पिंडल्स बनते हैं सेंट्रियोल से और प्लांट में स्पिंडल बनते हैं गोल्जी अपरेटस से। ये दो तीन बातें हैं जो आपको एनिमल और प्लांट सेल के प्रोफेज के डिफरेंस के हवाले से याद रखनी है, राइट? अब आ जाइए हम चलते हैं मेटाफेज पे और मेटाफेज को समझने की कोशिश करते हैं। मेटाफेज का नाम बेटा हमने रखा है एक बहुत ही खास वजह से, और उस वजह का नाम है मेटाफेज प्लेट। बेटा मेटाफेज की खास बात यह है कि मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनती है। शाबाश, आओ मैं तुम लोगों को बताऊं मेरे बेटो मेटाफेज प्लेट क्या है। देखो भाई, हमने अपना ये बना लिया अगला सेल, हम इसको बनाएंगे ऑलमोस्ट यहां पे। लो बेटा, अब आपने ये सेल की शेप्स के हवाले से परेशान नहीं हो जाना। सेल की शेप्स हम इसी तरह छोटी बड़ी हो भी जाएं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके बेटा, सो यही स्ट्रक्चर्स अब मैं दोबारा बनाने लगा हूं, आपने मेरे साथ रहना है। ये मैंने सेंट्रोसोम्स बनाए ऑन द बोथ साइड्स, और इनमें से अब मैं कुछ स्पिंडल्स निकालने लगा हूं। अब ये जो स्पिंडल्स होंगे आपको नजर आएगा कि ये मैं थोड़े से मजीद अलाइंड करके बना रहा हूं, बल्कि पहले क्रोमोसोम्स को बना लेते हैं। अब मैं क्रोमोसोम्स ऊपर से नीचे ऐसे बनाऊंगा। एक क्रोमोसोम ये बेटा, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, और एक क्रोमोसोम हम बना लेते हैं यहां पर। लो भी, ये चार क्रोमोसोम्स चार को ही लेके चल रहे हैं। अब हम इनके स्पिंडल्स बनाएंगे। अच्छा, कुछ स्पिंडल्स ऐसे होंगे जो यहां पे क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे। ये देखना जरा तुम लोग ध्यान से। कुछ स्पिंडल्स ऐसे नजर आएंगे जो क्रोमोसोम से अटैच होंगे, और कुछ स्पिंडल बेटा ऐसे होंगे जो क्रोमोसोम से अटैच नहीं होंगे। अभी मैंने सिर्फ वो स्पिंडल बनाए हैं जो क्रोमोसोम से अटैच हैं। इसी तरह कुछ स्पिंडल ऐसे भी होंगे जो क्रोमोसोम से अटैच नहीं होंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा? ये जैसे मैंने दो बना दिए। ये है हमारा एक्चुअली मेटाफेज। शाबाश जी। नाउ दिस इज आवर मेटाफेज। अब देखो मेटाफेज की निशानी क्या है। मेटाफेज में एक काम ये होता है कि क्रोमोसोम्स अपने आप को मेटाफेज प्लेट पे अलाइन कर लेते हैं। ये जो दरमियान वाली जगह है, सेल का सेंटर है ना, इसको बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान ये क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इस मेटाफेज प्लेट के ऊपर। तो मेटाफेज को आइडेंटिफाई बेटा हम इसी चीज से करते हैं कि मेटाफेज के दौरान बनती है मेटाफेज प्लेट, एंड क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स ऑन मेटाफेज प्लेट। ठीक हो गया? अब यहां पर आपको एक और कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, और वो कॉन्सेप्ट है इन स्पिंडल फाइबर्स से रिलेटेड। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर दो तरह के फाइबर्स हैं। कुछ फाइबर्स हैं जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं, कुछ फाइबर हैं जो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं है। तो वी डिफरेंशिएट दीज स्पिंडल फाइबर्स इनटू टू कैटेगरीज। बेटा हम कहते हैं कुछ स्पिंडल्स हैं जो कि होते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल्स। शाबाश जी, काइनेटोकोर स्पिंडल्स। और कुछ हैं जिनको हम कहेंगे बेटा नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल्स। सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ स्पिंडल्स, काइनेटोकोर स्पिंडल्स एंड नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल्स। बेटा जो स्पिंडल क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल।
ध्यान दीजिए, याद कीजिए, ये क्रोमोसोम के साथ प्रोटीन्स होती हैं जिनको कहते हैं काइनेटोकोर। मैंने आपको कहा था ना ये वो पॉइंट है जहां पर स्पिंडल अटैच होंगे, राइट। सो काइनेटोकोर वो प्रोटीन जो क्रोमोसोम के साथ मौजूद होती है, यहां पर आके स्पिंडल अटैच होते हैं। जो स्पिंडल इस काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा काइनेटोकोर स्पिंडल्स। जो स्पिंडल्स अटैच नहीं होते उनको हम बोलते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल्स। तो जब मेटाफेज आता है तो होता क्या है, क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन करते हैं ऑन द मेटाफेज प्लेट। जो स्पिंडल्स हैं वो अपने आप को करते हैं क्रोमोसोम्स के साथ कनेक्ट, कुछ कनेक्ट कर लेते हैं, जो कनेक्ट नहीं होते वो आपस में एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। इसी के साथ ही आपका मेटाफेज भी हो जाता है बेटा कंप्लीट। मेटाफेज के बाद आपका अगला स्टेप है, अगला प्रोसेस है जिसको हम मेरा बेटा बोलते हैं एनाफेज, राइट। ये हमारा अगला फेज। नाउ दिस इज आर एनाफेज। इसी चीज को लेके चलेंगे, पहले मैं इन चीजों को दोबारा से बनाऊंगा। सो ये हमने बना लिए अपने स्पिंडल्स, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, 6 बनाए थे हमने। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, अगेन द फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन। ठीक है बेटा। अब हमने बनाने हैं जी क्रोमोसोम्स। यहां पे अब देखिए एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। यहां पे होगा क्या, जब ये एनाफेज स्टार्ट होता है, जब ये एनाफेज स्टार्ट होता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है। होता यह है कि ये देखिए इन क्रोमोसोम्स को ना दोनों तरफ से स्पिंडल्स ने पकड़ा होता है। तो इस तरफ वाले स्पिंडल्स इस क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हैं, इस तरफ वाले स्पिंडल्स इस क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हैं। ये आप ऐसे समझिए, यानी ये मेरा हाथ एक स्पिंडल, ये मेरा दूसरा हाथ दूसरा स्पिंडल, और ये मार्कर है क्रोमोसोम। तो ये स्पिंडल इस मार्कर को अपनी तरफ खींचेगा और ये स्पिंडल इस मार्कर को अपनी तरफ खींचेगा। अब होगा क्या बेटा, जब ये स्पिंडल इस मार्कर को अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो क्रोमोसोम आपस में से टूट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट, जिसको हम बेटा कहते हैं सेंट्रोमेयर। एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स ब्रेक फ्रॉम द सेंट्रोमेयर। आधा क्रोमोसोम का हिस्सा एक तरफ चला जाता है, आधा एक तरफ चला जाता है। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज कि ये क्रोमोसोम का एक पार्ट इधर, इधर एंड इधर, 4 क्रोमोसोम्स में से, और 4 क्रोमोसोम्स के आधे आधे पार्ट इधर। इसको मेरा बेटा कहते हैं एनाफेज। एनाफेज, और एनाफेज में एक्चुअली होता यह है कि सेपरेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड्स, सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के क्रोमाटिड्स जो हैं वो मेरा बेटा इस प्रोसेस के दौरान हो गए सेपरेट। नाउ दिस इज योर एनाफेज, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर टीलोफेज। आए जरा आप टीलोफेज को पढ़ते हैं बेटा। इसके बाद आपका अगला स्टेप है टीलोफेज। टीलोफेज में हम कोशिश करेंगे कि 2 इमेजेस बनाएंगे, 2 इमेजेस के थ्रू हम टीलोफेज को शो करें। ओके जी। सो होता क्या है, आई एम गोइंग टू शॉर्टन द सर्कल, थोड़ा सा सर्कल हम छोटा बनाएंगे। ओके बेटा, ठीक हो गया जी। अब होगा क्या, अब आपका हो गया शुरू टीलोफेज। ये जो टीलोफेज है ना, दिस इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ये ना बेटा प्रोफेज का बिल्कुल उलट है। जो जो काम हुए थे ना प्रोफेज में, अब उनका उलट होना है टीलोफेज में। देखिए जरा, सबसे पहले अब देखिए यहां पर एनाफेज खत्म हो गया, ये अलग अलग हो गए ना, तो ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं, यानी ये जो आधा आधा पार्ट हुआ है हमारा, ये एक साइड पे आ जाते हैं, 1 2 3 4, और ये वाले जो हैं ये एक साइड पे आ जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह ये जो स्पिंडल्स हैं ये भी थोड़े थोड़े कम होना शुरू हो जाते हैं, यानी थोड़े थोड़े छोटे हो जाएंगे। अब ना इनका काम खत्म हो गया एक्चुअली इन स्पिंडल्स का, कि इन्होंने क्रोमोसोम्स को अलहदा अलहदा कर लिया है, इनका काम हो गया है खत्म, ठीक है। अब ये अलग अलग ये भी कम होते जाएंगे। जो काम हुए हैं ना यहां प्रोफेज में, उनका उलट हो गया। क्या क्या हुआ था पहला, उधर स्पिंडल फाइबर बने थे, इधर स्पिंडल फाइबर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हुई थी, इधर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेरा बेटा आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
उधर वहां पे न्यूक्लियोलस खत्म हुआ था, यहां पर न्यूक्लियोलस आहिस्ता आहिस्ता से बनना शुरू हो जाएगा। वहां पर क्रोमेटिड क्रोमोसोम में चेंज हुए थे, यहां पर क्रोमोसोम क्रोमेटिड में चेंज होना शुरू हो जाएंगे मेरा बेटा, कुछ इस तरह से। ले जी, ये हम अपनी एक फाइनल इमेज बनाते हैं। लेट मी इरेज दिस सेंट्रोमेयर। चलें, नाउ वी हैव अ बिट ऑफ स्पेस, सो हम अपना एक सेल बना लेते हैं ऐसे करके। अब इसमें ये भी हमारा अभी चल रहा है जी टीलोफेज, राइट। सो दिस इज आवर टीलोफेज एंड दिस इज आवर टीलोफेज एज वेल, ठीक है। ओके जी, ये भी हमारा है टीलोफेज। तो अब इसमें होगा क्या, स्पिंडल बेटा बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रह जाएंगे। अभी हमारा टीलोफेज ही चल रहा है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिड मटेरियल में चेंज हो जाएंगे, ऐसे करके क्रोमेटिड मटेरियल में चेंज हो जाएंगे। इनके इर्द गिर्द एक एक न्यूक्लियर इनवेल्प बन जाएगा बेटा, ऐसे करके, और क्रोमेटिड मटेरियल के साथ ही अंदर न्यूक्लियोलस भी बनना शुरू हो जाएगा। अब यहां पे आके हमारा टीलोफेज हो गया खत्म। ध्यान दीजिए, हमने कैरियोकाइनेसिस के चारों फेजेस को कर लिया है कंप्लीट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और हमने इन सारों के अंदर होने वाली चेंजेस को भी मेरा बेटा पढ़ लिया, ठीक है। अब यहां के बाद ना एक्चुअली स्टार्ट होती है कैरियोकाइनेसिस। शाबाश, यहां से आगे क्या स्टार्ट होती है, यहां से आगे स्टार्ट होती है जी कैरियोकाइनेसिस, जो कि है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है स्टार्ट यूजुअली जब हम सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसके बाद एक स्टेप बनाते हैं कैरियोकाइनेसिस का, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और ये दोनों न्यूक्लियाई अलग-अलग हो जाते हैं, और वहां से फिर आगे इंटरफेज और वहां से आगे प्रोफेज बनना चलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको सवाल आता है कैरियोकाइनेसिस का और आप यहां तक इसको कंप्लीट कर देते हैं, तो दैट विल बी कंप्लीटली फाइन, दैट विल बी ओके, उसमें कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। यहां पर आके आपका कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। यहां से आगे स्टार्ट होती है साइटोकाइनेसिस, जो कि हमने अगले लेक्चर में पढ़नी है। ये वाला जो हमारा ओवरऑल प्रोसेस था, दिस वाज एक्चुअली अबाउट कैरियोकाइनेसिस। सो जैसे कि मैंने आपसे कमिट किया था कि हम इस लेक्चर के एंड पे मेरा बेटा एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आई होप दैट वी हैव डन दिस। ये देखिए, यहां पे एक न्यूक्लियस मुख्तलिफ चेंजेस से होते हुए हमने बना दिए दो न्यूक्लियस। आज के लेक्चर से इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पोर्टल के थ्रू पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।